नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारे साहित्य निर्माता श्रृंखला का ये चौथा सत्र है। हम चौथे सत्र पर यानी चौथे पड़ाव पर आ गए हैं। हमने भारतेंदु युग से यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र से इन कवियों के महत्वपूर्ण जो कवि हैं या रचनाकार हैं आगे जिन पर हम चर्चा करेंगे, उन पर बात करनी शुरू की है। और आज के सत्र में हमारी चर्चा का विषय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। जिस प्रकार मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, उसी प्रकार अयोध्या सिंह उपाध्याय भी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। दूसरी बात इनके विषय में जो याद रखने की है वे ये कि खड़ी बोली हिंदी के पहले महाकाव्य के रचयिता के रूप में ये हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। और इनके द्वारा रचित महाकाव्य जो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, उसका नाम है प्रिय प्रवास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रचयिता के रूप में विख्यात और इस महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। दोस्तों, प्रिय प्रवास पर मैं थोड़ी सी चर्चा यहां करना चाहूंगी। प्रिय प्रवास एक ऐसी महत्वपूर्ण कृति है, राधा और कृष्ण के प्रसंग को इसमें उठाया गया है। और राधा का जो व्यक्तित्व है वो एक विरहिणी नायिका का व्यक्तित्व नहीं है, अपनी परंपरागत रूप से बिल्कुल भिन्न राधा जो है यहाँ एक लोक सेविका के रूप में सामने आती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भी एक जन सेवक लोक रक्षक के रूप में सामने आते हैं। यानी जो परंपरागत स्वरूप हमें देखने को मिलता है सूरदास जी की कृतियों में, अन्य भक्तिकालीन और रीतिकालीन रचनाओं में ईश्वर का जो रूप हमको मिलता है, कृष्ण का जो रूप, ईश्वरीय रूप जो हमको मिलता है, उससे बिल्कुल भिन्न रूप यहाँ प्रिय प्रवास में प्रस्तुत किया गया है। और इसका कारण है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में पुराने संदर्भों को नए दृष्टिकोण से, नई परिस्थितियों, नए प्रसंगों के अनुकूल ढालने की, प्रस्तुत करने की, अभिव्यक्त करने की पूरी कोशिश की गई। और उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रिय प्रवास। इसी प्रकार साकेत में आप उर्मिला का जो चरित्र देखेंगे वो भी इसी प्रकार है। परंपरागत रूप में उर्मिला के विषय में जब जो अपने पति से 14 वर्ष तक लगातार अलग रहती है, उसकी क्या वेदना है उसको अभिव्यक्ति नहीं किया गया, लेकिन वहां भी अपनी वेदना को वो लोक सेविका के रूप में अब दूर करने की कोशिश करती है। और अपनी वो एक बार अपनी सखी से कहती भी है कि जो भी मेरी हमदर्द हैं, जो मेरे जैसी पीड़ा को भुगतने वाली स्त्रियां हैं, उनको मेरे पास ले आ ताकि मैं उनकी पीड़ा को कम कर सकूं। तो इसी प्रकार प्रिय प्रवास में भी बिल्कुल भिन्न रूप में राधा और कृष्ण का चरित्र है और वे लोक सेविका और लोक रक्षक के रूप में सामने आते हैं। तो कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि राधा यहां लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत की गई है और कृष्ण यहां लोक रक्षक के रूप में है। अब बात आती है जीवन परिचय की। तो हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ, यानी आप मैथिली शरण गुप्त के अग्रज हैं। इनका जन्म स्थान था निजामाबाद, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था। इनका निधन 16 मार्च 1947 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने निजामाबाद या आजमगढ़ में ही प्राप्त की। यानी जैसा कि मैंने चर्चा की थी पिछले सत्र में कि ज्यादातर उस समय यही व्यवस्था होती थी कि जो स्थानीय विद्यालय होता था, जो संस्था होती थी, वहीं पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की जाती थी। तो निजामाबाद में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू किया। लेकिन और मिडिल के बाद यानी 8वीं करने के बाद ये शिक्षा के लिए काशी के क्वींस कॉलेज गए, परंतु वहां पर वे अस्वस्थ हो गए, इसलिए उन्हें वापस अपने घर लौटना पड़ा। घर पर ही उन्होंने रहकर के संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। 1889 ईस्वी में वे कानूनगो के पद पर नियुक्त हो गए। 1932 ईस्वी में उन्होंने इस कानूनगो के पद से अवकाश ग्रहण किया और 1941 तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य करते रहे। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सत्र में भी देखा था कि उन्होंने भी कई वर्ष सिग्नल मैन के रूप में कार्य किया, रेलवे में नौकरी की, अलग अलग टेलीग्राम भेजने का काम सीखा। लेकिन उसके बाद भी उनका साहित्य के प्रति जो रुझान था
वो उन्होंने नहीं छोड़ा। आजकल के दौर में हम दोस्तों देखते हैं, हमें इन सभी साहित्यकारों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम उन साहित्यकारों की एक खास बात थी कि वे जीविकोपार्जन से इतर अपना जो पैशन था, अपनी जो अभिरुचि थी, उसको वे कभी नहीं छोड़ते थे। निरंतर उसकी साधना के लिए वे समय निकाल ही लिया करते थे। और वही कार्य इन्होंने हरिऔध ने किया कि कानूनगो के पद पर कार्य किया 1932 ईस्वी तक, और उसके बाद 1941 से उन्होंने अपनी अभिरुचियों के संवर्धन में की ओर ध्यान दिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया, ताकि वे विद्यार्थियों को वो सब कुछ दे सकें जो इतने वर्ष के साहित्य साधना के बाद उन्होंने प्राप्त किया है, अर्जित किया है। अब बात आती है कृति परिचय की। तो हरिऔध मूलतः कवि के रूप में जाने जाते हैं, हालांकि इन्होंने कुछ गद्यात्मक कृतियां भी लिखी। इनकी नाट्य कृतियां दो हैं, प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उनका प्रद्युम्न विजय नाटक, और 1894 में रुक्मिणी परिणय का प्रकाशन हुआ। इन्होंने एक महाकाव्य की रचना की जिसका नाम है प्रिय प्रवास, का प्रकाशन हुआ 1914 ईस्वी में। प्रिय प्रवास के विषय में मैं चर्चा कर ही चुकी हूं। इनका दूसरा महाकाव्य है पारिजात, जो 1937 में प्रकाशित हुआ, और तीसरा है वैदेही वनवास, यानी सीता जी के वनवास से संबंधित है, 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी अन्य जो काव्य कृतियां हैं वे है कृष्ण शतक, कबीर कुंडल, रसिक रहस्य, जिसका सभी कृतियों के प्रकाशन वर्ष प्रामाणिक तौर पर नहीं मिलते दोस्तों, तो जिनके उपलब्ध हुए हैं उन्हें यहां दिया जा रहा है। रसिक रहस्य का प्रकाशन हुआ 1899 ईस्वी में। प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी में प्रकाशित उनकी कृति है। प्रेमांबु वारिधि 1900 में प्रकाशित हुई। प्रेमांबु प्रश्रवण 1901 में प्रकाशित। प्रेमांबु प्रवाह 1901 में प्रकाशित। प्रेम पुष्पोपहार 1904 में प्रकाशित हुई। उद्बोधन का प्रकाशन हुआ 1906 में। काव्योपवन 1909 में प्रकाशित हुई, और कर्मवीर 1916 में प्रकाशित हुई। दोस्तों, इतनी सारी कृतियां हैं, आपके मन में एक सहज ही एक प्रश्न उठता होगा कि इन काव्य कृतियों और इनके सनों को कैसे कंठस्थ किया जाए। तो दोस्तों, आप हर युग के कवियों के अलग अलग एक सूची बना लें, और जैसे कि 1909 आया काव्योपवन, तो 1909 के साथ आप मैथिली शरण गुप्त के रंग में भंग को लिख सकते हैं, ताकि आपको दोनों कवियों का तालमेल भी पता रहे और उनके सन भी अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएं। क्योंकि कई बार महत्वपूर्ण जो कृतियां होती हैं दोस्तों, उन्हीं के क्रम के विषय में प्रश्न आते हैं। सभी कृतियों के विषय के क्रम से संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते। तो ये बात आपको खासतौर पर ध्यान में रखनी है। कर्मवीर उनकी जो कृति है उसका प्रकाशन हुआ 1916 ईस्वी में। ऋतु मुकुर 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पद्य प्रसून 1925 में प्रकाशित। पद्य प्रमोद, इसका प्रकाशन हुआ 1927 में। ये सभी काव्य कृतियां हैं, नाम से ही स्पष्ट है। उपहार, रसकलश, बोलचाल, चुभते चौबते, ये सभी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं। रसकलश, चुभते चौबते और चोखे चौबते, इन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चोखे चौबते 1932 में प्रकाशित कृति है। फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, दिव्य दोहावली, हरिऔध सतसई, इन्होंने सतसई भी लिखी है, ये आपको भूलना नहीं है। और मर्म स्पर्श, ये इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। अब बात आती है गद्य कृतियों की। गद्य कृतियों पर, इनके उपन्यासों पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप कंठस्थ कर लेंगे। उपन्यास 1894 ईस्वी में इनका पहला उपन्यास प्रेम कांता प्रकाशित हुआ। यानी हरिऔध का पहला उपन्यास क्या है, कौन सा है निम्नलिखित में से, ये प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेम कांता इनका पहला उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ, इस कृति पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको कंठस्थ कर लेंगे। ठेठ हिंदी का ठाठ का प्रकाशन वर्ष है 1899 ईस्वी, और अधकिला फूल का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। इन्होंने एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति भी लिखी जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। इसको भी आपको कंठस्थ कर लेना है। अब बात आती है इनके से संबंधित, यानी हरिऔध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी तक दोस्तों हम द्विवेदी युग के 3 साहित्यकारों पर चर्चा कर चुके। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि प्रवर्तक हैं द्विवेदी युग के और खड़ी बोली के उन्नायक, परिमार्जक, परिष्कारक
और उसे व्याकरण सम्मत बनाने वाले विद्वान हैं। लेकिन उसके बाद मैथिली शरण गुप्त पर हमने बात की, जिन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनके भी प्रेरणा स्रोत थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और हरिऔध ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने के, और इनके भी प्रेरणा स्रोत थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है। और खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में उनकी सबसे उल्लेखनीय कृति क्या है? प्रिय प्रवास, जो कि उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहकर संबोधित किया है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है? क्यों कहा है सूरदास? जैसे राधा और कृष्ण के प्रसंगों को सूरदास ने अभिव्यक्त किया, उसी तरह से प्रिय प्रवास में एक नवीन दृष्टि से हरिऔध ने राधा और कृष्ण के प्रसंगों को अभिव्यक्त किया है, इसलिए उन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य। इसकी चर्चा तो न जाने कितनी बार हो चुकी है। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण, आचार्य शुक्ल और बच्चन सिंह प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं मानते। सभी विद्वान मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं मानते। रस कलश उनका ब्रज भाषा में रचित रीति ग्रंथ है, कंठस्थ कर लेंगे। चुभते चौबते और चोखे चौपदे मुहावरेदार भाषा में रचित उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। यानी इन पर भी प्रश्न आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये रचनाएं इसलिए हरिऔध जी की विशिष्ट हैं क्योंकि इनमें उन्होंने मुहावरेदार भाषा का बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटीक और प्रसंगानुकूल प्रयोग किया है। प्रिय प्रवास एक अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया ने इन्हें विश्व के साहित्य सेवियों की पंक्ति में रखकर सम्मानित किया है। यानी ये भी हरिऔध की दृष्टि से गौरव की बात है, हम सबके लिए गौरव की बात है कि एक अमेरिका का जो एनसाइक्लोपीडिया है वो इन्हें विश्व के साहित्य सेवियों की गिनती में रखता है, उनकी गणना करता है। 2 बार ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बनाए गए और नागरी प्रचारिणी सभा आरा ने इन्हें अभिनंदन ग्रंथ प्रदान कर सम्मानित भी किया। यानी अपने समय के ये अत्यधिक सम्मानित साहित्यकार रहे। इन्हें प्रिय प्रवास पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार यानी मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने दोहा, कवित्त, सवैया आदि के साथ साथ संस्कृत के वर्ण वृत्तों में काव्य रचना की तथा इनको दोनों में समान रूप से सफलता मिली। ये जो बिंदु है दोस्तों, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं और खासतौर से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आ ही सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरिऔध के विषय में असंगत है, और उसमें यदि ये बात आए कि इन्होंने दोहा, कवित्त, सवैया के साथ साथ संस्कृत के वर्ण वृत्तों यानी संस्कृत के जो वर्णिक छंद हैं उनको भी हिंदी में समान रूप से सफल रूप में प्रस्तुत किया, उनका प्रयोग किया, यानी संस्कृत और हिंदी के छंदों का प्रयोग, कुशल प्रयोग कहना चाहिए, इनके काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसे आपको भूलना नहीं है। आगे चलें। अब बात आती है कि विद्वान हरिऔध के विषय में क्या कहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र का मत लेते हैं। वे कहते हैं इनके काव्य में एक ओर सरल और प्रांजल हिंदी का निरलंकार सौंदर्य है, तो दूसरी ओर संस्कृत की आलंकारिक समस्त पदावली की छटा भी विद्यमान है। यानी उनका कहना है कि एक ओर तो इनके काव्य में सरल, सहज, प्रसंग के अनुकूल और अलंकार रहित, निरलंकार यानी अलंकारों के बोझ से रहित सहज भाषा प्रवाह है, वो अपने आप में उसकी सुंदरता निराली है। लेकिन दूसरी ओर कहीं कहीं हमको यह भी देखने को मिलता है कि वे संस्कृत की अलंकार युक्त पदावली का भी प्रयोग करते हैं और उसका अपना सौंदर्य ही निराला है। प्रिय प्रवास का जो पहला छंद है दोस्तों, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये इस बात का प्रमाण है कि जितनी सहज भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, उसके साथ ही उन्होंने संस्कृत की अलंकारिक समस्त पदावली भी बहुत सुंदर रूप में प्रयुक्त की। ये इस बात को, ये जो पहला छंद है यही इस बात को स्पष्ट करता है। एक स्थान पर मुहावरा और बोलचाल की झड़ी लगी हुई है, तो दूसरी जगह उन्हें तिलांजलि दे दी गई है। चुभते चौपदे और चोखे चौबदे के संदर्भ में यह बात डॉक्टर नगेंद्र ने कही है कि एक और साहित्य में कहीं तो उनकी भाषा बिल्कुल सरल और सहज है और कहीं पर मुहावरों की
बात, इतना सुंदर प्रयोग किया गया है कि भाषा में एक अनोखा, एक अनूठा चमत्कार उत्पन्न हो गया है। कहीं वर्णात्मक शैली का अजस्र अजस्र यानी बिना रुके निर्बाध प्रवाह है, तो कहीं चित्रात्मक शैली का चमत्कार है, यानी उनकी भाषा में प्रवाहमयता के साथ साथ चित्रात्मकता भी है। इनकी अपूर्व साहित्य सेवा के कारण ही हिंदी संसार इन्हें कवि सम्राट के रूप में स्मरण करता है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने प्रस्तुत किया है मत हरिऔध के विषय में। अब बात आती है हिंदी साहित्य कोश भाग 2 क्या कहता है। हिंदी साहित्य कोश में कहा गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली काव्य के निर्माताओं में आते हैं। ये बात हम स्पष्ट समझ चुके हैं। इन्होंने अपने कवि कर्म का शुभारंभ ब्रज भाषा से किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने मैथिली शरण गुप्त के सत्र में भी दोस्तों पढ़ा था कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में की, फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया। और वही स्थिति हरिऔध की भी है कि उन्होंने अपना प्रारंभिक काव्य जो है, अपनी प्रारंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी और फिर बाद में द्विवेदी जी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली हिंदी में काव्य सृजन की ओर उन्मुख हुए। रस कलश की कविताओं से पता चलता है कि इस भाषा पर, यानी रस कलश उनकी ब्रज भाषा की कृति है, ये आपको भूलना नहीं है। इस भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था, किंतु इन्होंने समय की गति शीघ्र ही पहचान ली और खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। काव्य भाषा के रूप में इन्होंने खड़ी बोली का परिमार्जन और संस्कार किया। प्रिय प्रवास की रचना करके इन्होंने संस्कृत गर्भित कोमल कांत पदावली, यानी संस्कृत शब्दों से युक्त सुंदर पदों का प्रयोग किया। संयुक्त भाषा का अभिजात रूप प्रस्तुत किया। संयुक्त भाषा से क्या मतलब है, यानी खड़ी बोली हिंदी और संस्कृत की जो तत्सम शब्दावली है उसका बहुत ही सुंदर सामंजस्य इनके काव्य में देखने को मिलता है। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे द्वारा खड़ी बोली के मुहावरा सौंदर्य और उसके लौकिक स्वरूप की झांकी दी। यहां भी इन दोनों कृतियों की बात की गई है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। छंदों की दृष्टि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू सभी प्रकार के, देखिए अभी तक हमने संस्कृत साहित्य कोश में जो कथन था, डॉक्टर नगेंद्र का जो कथन था, उसमें संस्कृत और हिंदी के छंदों की बात की गई। अब यहां उर्दू के छंदों की भी बात यहां की जा रही है। उर्दू सभी प्रकार के छंदों का धड़ल्ले से प्रयोग किया गया है। ये प्रतिभा संपन्न मानववादी कवि थे। कैसा कवि माना गया है इनको? प्रतिभा संपन्न मानववादी कवि माना गया है। इन्होंने प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के जिस मानवीय रूप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये मैंने यहां इसीलिए लिया है दोस्तों ताकि आप इस बात को नहीं भूलें कि प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण को किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है और राधा को किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस पर। इन्होंने प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के जिस मानवीय रूप की प्रतिष्ठा की है, कौन सा रूप है? मानवीय रूप। उससे इनके आधुनिक दृष्टिकोण का पता चलता है। इनके श्री कृष्ण रसराज या नटनागर होने की अपेक्षा एक लोक रक्षक नेता है। ये बात आपको भूलनी नहीं है। इसी प्रकार राधा जो है वो कृष्ण के विरह में व्याकुल प्रेमिका नहीं है, प्रिया नहीं है, बल्कि लोक सेविका के रूप में वहां उनका चित्रण किया गया है। यह बिंदु प्रिय प्रवास के विषय में आप किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। अब बात आती है रविंद्र भ्रमर का एक और कथन यहां उल्लेखनीय लगा मुझे। यदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो हरिऔध खड़ी बोली के पहले कवि हैं। ये बात रविंद्र भ्रमर ने कही है और इसको पूरा हिंदी साहित्य जगत एक स्वर से स्वीकार करता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र और आज के सत्र में हम द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हरिऔध पर हमने चर्चा की और उनके न केवल उनकी कृतियों के विषय में जाना बल्कि ये भी जाना कि ये एक ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य तो रचा ही, उसके साथ ही अपने काव्य के जरिए संस्कृत और हिंदी के छंदों का सुंदर और सफल प्रयोग किया। इनकी भाषा में खड़ी बोली की सहजता है तो संस्कृत के शब्दों का यानी तत्सम शब्दावली, सामासिक शब्दावली का भी बहुत ही सहज प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो इन सभी बिंदुओं को आप कंठस्थ कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से आप अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइए और अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।